कौन किसका है ये तो वक्त ही बताएगा। तू जितना इस दुनिया के पीछे भागेगा ये दुनिया तुझे उतना अपने पीछे भगाएगा। अरे भागना ही है तो भाग अपने मंजिल के पीछे। एक दिन देखना पूरी कायनात इन सारी दुनिया वालों को तेरे पीछे भगाएगा। दोस्तों, इन चंद लाइनों का तात्पर्य बस ये है कि आप अगर अपने मंजिल पर तत्पर हो मंजिल को पाने के लिए और मंजिल के पीछे डटे रहोगे तो मंजिल अवश्य मिलेगा। और जिस दिन मंजिल मिलेगा ये दुनिया आपके पीछे होगी और आपके पीछे इसका आना निश्चित है। जब तक आप अपने मंजिल तक नहीं पहुंचते, सक्सेसफुल नहीं होते, तब तक कोई भी आपके साथ नहीं है। तो चलिए इसी मोटिवेशनल चंद लाइनों के साथ शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। तो जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हो ज्ञान गंगा 0.2 और मैं सुशांति सिंह आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास को। इतिहास को आज हम पढ़ेंगे, बेसिक तौर पर समझेंगे सबसे पहली बात, और समझ के पढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इतिहास देखने में बहुत ही हार्ड सब्जेक्ट लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है अगर दिल दिमाग से उसे पढ़ा जाए तो। इतिहास क्या है? सबसे पहले इतिहास मानव सभ्यता का प्राचीनतम से लेकर नवीनतम तक का जो भी सफर था और इस सफर के दौरान जो भी घटनाएं हुई उसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ना ही इतिहास है। तो इतिहास का ओवरऑल अगर समझ लिया जाए शुरुआत से लेकर अंत तक की सारी चीजें, तो उसके बहुत ही आसान हो जाता है इतिहास को आगे पढ़ना और उसको याद भी रखना। तो चलिए इतिहास के बारे में पहले ओवरऑल समझते हैं। स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 भागों में इतिहासकारों ने बांटा, क्योंकि इतिहास हमारा इतना बड़ा है कि अगर चाहोगे आप तो एक साथ उसको नहीं कवर कर सकते। तो उसको 3 कालखंडों में बांट दिया गया। एक तो प्राचीन भारत का इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। देखा जाए तो आज के समय में एक और इतिहास भी बन रहा है जो कि है समकालीन इतिहास, जो आज़ादी के बाद नेहरू युग या जो भी प्रमुख युद्ध हुई या जो भी घटनाएं हुई उसको भी हम इतिहास ही बोल सकते हैं। लेकिन अभी भी किताबों में हम 3 इतिहास को ही पढ़ते हैं, इतिहास के 3 कालखंडों को ही पढ़ते हैं, प्राचीनतम इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो इसमें आज हम प्राचीन इतिहास को समझेंगे। चलिए दोस्तों, तो इतिहास के जो पूरे कालखंड है उसमें सबसे अगर लॉन्ग टाइम रहा तो वो प्राचीन इतिहास का रहा है। लगभग 25 लाख बीसी से 1000 बीसी तक। यहाँ बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व। 25 लाख ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक प्राचीन इतिहास था। इसीलिए और इसकी जानकारी हमें कैसे मिली है? तो स्रोतों के आधार पर, पुरातात्विक आधार पर, और ये बहुत ही लंबा टाइम पीरियड था। इसीलिए इतिहासकारों ने प्राचीन इतिहास काल को भी 3 खंडों में बांट दिया सरलता से, सुगमता से पढ़ने के लिए। एक था प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आधैतिहासिक काल और तीसरा ऐतिहासिक काल। अब इनमें बेसिक अंतर क्या है ये पहले समझ लेते हैं। इसका बेसिक अंतर ये होगा कि प्रागैतिहासिक काल वो टाइम पीरियड था इतिहास का जिसमें लिखित साक्ष्य मिला ही नहीं। मतलब उस टाइम लोग आदि मानव थे, आदि मानव की तरह जीवन व्यतीत करते थे, उन्हें लिखना पढ़ना बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए इसे प्रागैतिहासिक काल कहा गया। आधैतिहासिक काल, आध मतलब आधा अधूरा, आधैतिहासिक काल जिसमें लिखित साक्ष्य तो मिला, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले, लेकिन इस लिखित साक्ष्य को आज तक पढ़ा नहीं जा सकता। जैसे आप मान लो हड़प्पा और सिंधु सभ्यता, इसमें लिपि का तो प्रयोग हुआ था लेकिन आज तक हम उसे पढ़ नहीं पाए। तो ये होता है आधैतिहासिक काल में आता है। अब आते हैं ऐतिहासिक काल। तो ऐतिहासिक काल वह टाइम पीरियड था इतिहास का जिसमें लिखित साक्ष्य भी मिले, पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हमें जानकारी के लिए, और लिखित साक्ष्य को पढ़ा भी जा सका। जैसे वैदिक काल, और वैदिक काल से आगे महात्मा बुद्ध, मौर्य काल, ये सब जो हम पढ़ते हैं उसमें हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त है। और वैदिक काल में वेदों की रचना हुई थी, उपवेदों की रचना हुई थी, जिसे इतिहासकारों ने पढ़ा और समझा इस काल के बारे में। तो ये बेसिक अंतर होता है प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल और आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल के। अब इन सब में भी ये जो प्रागैतिहासिक काल का समय पीरियड था वो सबसे लॉन्ग टाइम था। तो प्रागैतिहासिक काल के बारे में सबसे पहले हमें जानकारी किसके द्वारा मिली भारत में? तो रॉबर्ट ब्रूसफूट द्वारा। इसे ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रागैतिहासिक काल में प्रागैतिहासिक काल के बारे में साक्ष्यों के आधार पर सबसे पहले भारत में किसने इसके बारे में जानकारी दी? तो रॉबर्ट ब्रूसफूट ने। फिर 1820 में वैश्विक तौर पर जॉर्गेनस थॉम्सन ने इसे मतलब इस प्राचीन इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा। जो ये प्रागैतिहासिक, आधैतिहासिक और ऐतिहासिक काल था, इनको 3 अलग युग में बांटा। और वो क्या थे? तो पाषाण काल, काशीयुगीन काल और लौहयुगीन काल।
अब समझते हैं हम कुछ समय, अब हम समझते हैं कि इतिहास को हम युग में कैसे, किसी भी काल पीरियड में, काल में कैसे बांटते हैं। तो उस टाइम पीरियड में मनुष्यों के द्वारा अपने उपयोग में लाने वाले किसी वस्तु, जीवन शैली और किसी भी आविष्कार के संबंध को देखते हुए, आविष्कार को देखते हुए हम उसको एक टाइम पीरियड में और इस एक काल, एक युग में बांट सकते हैं। तो पाषाण काल में लोगों ने पत्थर का यूज किया, मतलब प्रागैतिहासिक काल में पत्थरों से लोगों ने औजार बनाए, हथियार बनाए, इसीलिए उसको पाषाण काल मतलब पत्थर का युग, जैसे स्टोन एज आप बोल सकते हो। काशीयुगीन काल आध ऐतिहासिक, इसे सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले काशी की खोज हुई, काशी के बर्तन बने, काशी का सर्वप्रथम युद्ध हुआ, खोज हुआ था कहाँ, तो हड़प्पा संस्कृति में और सिंधु घाटी सभ्यता में, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हम काशीयुगीन सभ्यता भी बोल सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लौह युग, तो वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल से लोहे की खोज हुई इसके आगे, तो इसलिए हम आधे ऐतिहासिक को लौह युग भी बोल सकते हैं। और इसके बारे में, इसको सबसे पहले हमें किसने बताया, तो जॉर्गेनस थॉमसन को 1820 में, ध्यान रखिएगा। लेकिन भारत के पुरातत्व के जनक कौन है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद रखिएगा। तो पाषाण काल सबसे लंबा पीरियड, मतलब प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन इतिहास काल में भी सबसे लंबा टाइम पीरियड था, जिसको इतिहासकारों ने सुगमता और सरलता से समझने के लिए इसको भी 3 कालखंडों में बांट दिया। वो कौन कौन से कालखंड थे, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब कंफ्यूजन क्रिएट हो गया होगा बहुत ज़्यादा आप लोगों के दिमाग में कि ये कितनी बार कब कब बांटा गया। चलिए एक बार सिंपल समझते हैं। इतिहास मानव सभ्यता का प्राचीनतम से लेकर नवीनतम तक का सफर, उसमें की हुई घटनाक्रम को क्रमबद्ध से पढ़ना इतिहास है। इतिहास काफ़ी लंबा समय सारणी है। इतिहास को अगर पढ़ा जाए तो संपूर्ण इतिहास को, तो इतिहासकारों ने इसे 3 भागों में बांटा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और इतिहास जो अभी का टाइम पीरियड चल रहा है। अब इसमें प्राचीन इतिहास भी इतिहास का सबसे लंबा टाइम पीरियड था, जिसको इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा, क्योंकि उस टाइम घटनाएं भी कुछ ऐसी हुई थी। घटनाओं, वहाँ उस टाइम के रहन सहन, खान पान, उस टाइम की जीवन शैली के आधार पर प्राचीन इतिहास काल को भी इतिहासकारों ने 3 खंडों में बांटा। पहला था प्रागैतिहासिक, इसके बाद आध ऐतिहासिक और इसके बाद ऐतिहासिक काल। अब प्राग ऐतिहासिक जो काल था, मतलब पाषाण काल, स्टोन एज, इसको भी इतिहासकारों ने 3 भागों में बांटा। वो 3 भाग कौन थे, तो पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। और हमें ज़्यादातर क्वेश्चन यहीं से मिलता है, क्योंकि यहाँ की जो प्रमुख स्थल है कि यहाँ जीवन शैलियों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हुए थे और बहुत ज़्यादा मानव जाति, जैसे मानव सबसे पहले आदि मानव था, आदि मानव से ज्ञानी मानव, ज्ञानी मानव से मानव के जीवन में धीरे धीरे लिपि आई, प्रगति हुई, मानव ने बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया। नव पाषाण तक, पूरा पाषाण से नव पाषाण तक का काल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको, और यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको हम एक चार्ट वाइज में समझेंगे। चलिए इस बोर्ड को साफ करते हैं और फिर उस चार्ट वाइज में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। अभी तक हमने भारतीय प्राचीन इतिहास और प्रागैतिहासिक काल के ओवरऑल व्यूज़ को समझा और उसको एक बेसिक वे में समझने की कोशिश की है। अब उससे जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम्स में, उसको हम चार्ट वाइज में समझेंगे और याद भी करेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ा था कि प्रागैतिहासिक काल में 3 खंड में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल को ही पाषाण काल भी बोलते हैं और पाषाण काल को 3 काल खंडों में बांटा गया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। अब इसका काल पीरियड क्या था, इसकी समय क्या थी, उसको देख लेते हैं। तो पूरा पाषाण काल, इसमें 25 लाख से लेकर 10,000 बीसी तक इसका समय काल था। मध्य पाषाण काल 10,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक। और नव पाषाण काल वैसे दोस्तों 4,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक आता है, लेकिन मैंने यहाँ 10,000 बीसी से लिखा है। बीसी यहाँ ईसा पूर्व को बोलते हैं। 10,000 बीसी से 1,000 बीसी तक क्यों लिखा है, आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ भी 10,000 से शुरू और यहाँ भी 10,000 से शुरू। नहीं दोस्तों, कुछ जगहों पे इंसानों ने नवपाषाण युग में कदम रख दी थी और कुछ जगहों पे अभी लोग पुराने मतलब मध्य पाषाण काल में ही जी रहे थे। इसलिए ओवरऑल 10,000 बीसी से लेकर 1,000 बीसी तक के कालखंड को हम मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में बांटते हैं।
चलिए अब इन कालों में जो गुण और लक्षण थे आदिम मतलब मनुष्यों में, उसको देख लेते हैं। तो पूरा पाषाण काल में लोग ज्यादा आखेटक थे, शिकारी के रूप में थे और खाद्य संग्राहक के रूप में जी रहे थे। मतलब वो भोजन के लिए इधर से उधर, एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे, वहां पर शिकार करते थे जानवरों का और उसी से अपना जीविका पार्जन कर रहे थे। मध्य पाषाण काल में कुछ चेंजेस हुई। आखेटक तो लोग थे ही, खाद्य संग्राहक भी थे, लेकिन पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल से हुई। हाँ, एक व्यवहारिक तौर पर, एक संचालित तौर पर पशुपालन की शुरुआत नहीं हो पाई थी, लेकिन पशुपालन की पहली शुरुआत मध्य पाषाण काल से ही होते हैं। और पहला पालतू पशु क्या था? कुत्ता था। ये बहुत बार बहुत सारे किताबों में, चाहे बहुत सारे एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को पूछ भी लिया गया था। तीसरा है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में बहुत सारी चीजें चेंजेज हुई। लोगों ने कृषि करना, मतलब लोग कृषि करना सीखे। पशुपालन की शुरुआत तो यही हुई थी, लेकिन पशुपालन को एक बेहतर तरीके से चलाने की शुरुआत पशुपालन का नवपाषाण काल में हुई। एक समाज की जो सुव्यवस्था थी, समाज की सुव्यवस्था भी नवपाषाण काल में शुरू हुआ। अस्थायी निवास की व्यवस्था भी थी नवपाषाण काल में शुरू हुआ। वो कैसे, चलिए समझाते हैं एक बार। अब जब नवपाषाण काल में मनुष्य कृषि करने लगे, खेती करने लगे, पशुपालन करने लगे। अब ऐसा थोड़ा था कि आप आज यहाँ पर खेती कर लो, चलो कल किसी दूसरे शहर में जाके बस जाएंगे, ऐसा नहीं होता था। अगर आप यहाँ कृषि करते हो तो इसके संरक्षण के लिए और इसी वजह से लोगों को अस्थायी रूप लेना पड़ा। तो यहाँ अस्थायी निवास सबसे महत्वपूर्ण काम नवपाषाण काल में अस्थायी निवास यहाँ पे हुआ। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आता है क्वेश्चन की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण स्थल, और यहीं से भी क्वेश्चन पूछ भी लेता है। तो अगर देखें हम महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में, तो पूरा पाषाण काल के जो महत्वपूर्ण साक्ष्य थे वो कहाँ से मिले हैं। तो एक जगह है अतिरमपक्कम तमिलनाडु में, और एक जगह है हथनौर मध्य प्रदेश में। यहाँ से मानव खोपड़ी के प्रथम साक्ष्य मिलते हैं। दोस्तों याद रखिएगा, अतिरमपक्कम तमिलनाडु, हथनौर मध्य प्रदेश। एक जगह है भीमबेटका मध्य प्रदेश में, और ये नर्मदा घाटी क्षेत्र में पड़ता है। ये तो फेमस भी है, तो इसे VVI भी रखिएगा। भीमबेटका से क्या मिलता है दोस्तों? तो भीमबेटका से हमें चित्रकारी के बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। और एक यहाँ महत्वपूर्ण बात ये भी है कि भीमबेटका से तीनों काल के चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं। मतलब पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, तीनों काल के चित्रकारी के जो साक्ष्य थे वो भीमबेटका से मिले हैं। मिर्जापुर से तीनों कालों के औजार, मतलब अस्त्र शस्त्र के अवशेष मिले। अब देख लेते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के जो भी अवशेष थे, एक जगह है चौपानी मांडव उत्तर प्रदेश में। यहाँ से प्राचीन मृदभांड का साक्ष्य मिला है मध्य पाषाण काल से। एक है सराय नहराय, ये भी उत्तर प्रदेश में, यहाँ से भी मध्य पाषाण काल के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। इंपॉर्टेंट में अगर देख ले तो बागौर आता है, और ये आता है आदमगढ़। बागौर जो कि राजस्थान में है, आदमगढ़ जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ से पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि सुव्यवस्थित ढंग से पशुपालन की भी एक सुव्यवस्था होती थी। अच्छे से पशुपालन के बारे में समझना, उसको बेहतर तरीके से यूज करना, ये भले ही नवपाषाण काल से शुरू हुई हो, लेकिन मध्य पाषाण काल में पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। और इसके साक्ष्य में कहाँ से मिलते हैं? तो बागौर राजस्थान और आदमगढ़ मध्य प्रदेश। इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। अब सबसे जो ज़्यादा चीज़ें, मतलब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है VVI अगर आप माने तो नवपाषाण काल। यहीं से क्वेश्चन हर बार उठा ही लेता है कहीं ना कहीं से। यहाँ पर एक जगह है बुर्जहोम जो कि जम्मू कश्मीर में है, और यहाँ से आपको क्या मिलता है? तो यहाँ से मिलता है गर्तवास। गर्तवास किसे बोलते हैं? अगर आप लोगों में से बहुतों को नहीं पता होगा तो चलो बता देते हैं। गर्तवास मतलब भूमि के अंदर निवास करने की जो साक्ष्य प्राप्त हुए, मतलब लोग वो भूमि के अंदर निवास कर रहे थे, ऐसा जो भी साक्ष्य था वो गर्तवास का बुर्जहोम से मिला है। और वहां से एक और महत्वपूर्ण चीज मिला है, कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाए हुए। अब वो उसका खुद का पालतू कुत्ता, इसकी भी साक्ष्य, मतलब कब्र में मालिक के साथ कुत्ते को दफनाने का भी साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से। एक और जगह है गुफा करार जम्मू कश्मीर से में, यहाँ से भी नवपाषाण काल के बहुत सारे साक्ष्य मिले हैं। एक ये जगह है चिरांद जो कि बिहार में पड़ता है, बिहार के सारण में। यहाँ से भी नवपाषाण काल के बहुत सारे साक्ष्य मिले, जैसे मृदभांड, औजार। एक ये जगह है कोलडीहवा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये है मेहरगढ़। कोलडीहवा से चावल के प्रथम प्रमाण मिले हैं, मतलब खेती शुरू की और पहली बार चावल के प्रमाण कहाँ से मिले? तो कोलडीहवा। कोलडीहवा कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। और ये एक जगह है मेहरगढ़।
मेहरगढ़ कहाँ पड़ता है? तो बलूचिस्तान में। यहाँ से कृषि के प्रथम प्रमाण मिले। दोस्तों यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट ये होती है, चावल और कृषि दोनों सिमिलर है, एक समान है, खेती से रिलेटेड है, तो लोग यहीं पर कंफ्यूज, मतलब बच्चे यहीं पे कंफ्यूज होते हैं। तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें कोल्डिवा से चावल के प्रथम साक्ष्य मिले हैं और मेहरगढ़ से, बलूचिस्तान से कृषि के प्रथम साक्ष्य मिले हैं नवपाषाण काल के। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण खोज। तो पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई। हाँ, इसको व्यवहारिक रूप नहीं मिला था, लेकिन पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई थी। लेकिन मध्यपाषाण काल में आग का प्रयोग करना लोगों ने सीखा। आग की खोज होना ये तो एक आकस्मिक चीज थी, क्योंकि अपने आप जंगल में आग, चाहे पत्थरों के टकराने से या प्राकृतिक आपदा से जंगलों में आग लगी थी। आग की खोज, आग के बारे में जान जरूर लोग गए थे आदि मानव, लेकिन आग को व्यवहारिक प्रयोग में लाना मध्यपाषाण काल में लोगों ने सीखा। वही नवपाषाण काल में बहुत सारी चीज़ों की खोज हुई, क्योंकि मानव काफ़ी प्रगतिशील समय में था। उस टाइम पहिया की खोज हुई, कृषि की खोज हुई, एक विधिवत पशुपालन की खोज हुई, अस्थायी निवास किया, इसलिए समाज बना, मतलब एक समाज का भी आविष्कार हुआ। जब अस्थायी निवास हुआ, लोग एक साथ रहने लगे, तो एक समाज बना आपस में। तो ये सब चीज़ें नवपाषाण काल में हुई। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा दोस्तों को, और आप कमेंट भी करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो अगर चैप्टर समझ में आ गया हो तो कोई सा भी बुक उठाइए, एक बार फिर इस चैप्टर को पढ़िए, क्योंकि आप ओवरऑल समझ चुके हो। तो अब आपको किताब में ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और फिर इसके एक ऑब्जेक्टिव बनाइए, और मैं विश्वास के साथ बोल सकती हूँ कि ऑब्जेक्टिव में आप 70% से भी ज़्यादा क्वेश्चन फिलअप करेंगे, और आपको बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा इस वीडियो से। और ऐसे ही वीडियोस आपको आगे मिलते भी रहेंगे इतिहास के और नागरिक और भूगोल के। तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल के अच्छे से एक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।